तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद है कि आप लोग बेहतर होंगे और आप लोगों की बेहतर चला पढ़ाई चल रही होगी। तो फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद संतोष में। तो आज दोस्त हम चैप्टर नंबर 5 उपसय संयोगी यौगिक कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें से आपको बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से पेपर में आने वाले हैं। तो ठीक चलिए, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं हम। तो पहला हमारा है योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो सबसे पहले योगात्मक यौगिक क्या होते हैं ये समझते हैं। जब दो या दो से अधिक सरल अस्थायी यौगिक को आणविक अनुपात में मिलाकर गर्म करके वाष्पित करते हैं तो इसके फलस्वरूप एक नए पदार्थ के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जिसे योगात्मक यौगिक कहते हैं। जैसे आप दो या दो से अधिक यौगिक को क्या करो, लो और क्या करो उसमें से गर्म करो, तो उसमें से क्या होता है, फलस्वरूप क्या करके वो वाष्पित होकर के एक नया उत्पाद बनाता है। उसे हम योगात्मक यौगिक कहते हैं। मतलब समझिए कि दो या दो से अधिक यौगिक जब मिल करके हम उसका क्रिया करा देते हैं तो वाष्प होकर गर्म करके वो वाष्पित होकर के क्या बनाता है, योगात्मक यौगिक बनाते हैं। जैसे ये योगात्मक यौगिक हमारा K2SO4 Al2SO4 का होता है प्लस 24H2O, ये एक प्रकार का योगात्मक यौगिक। जैसे ये पोटेशियम सल्फेट से एल्यूमिनियम सल्फेट और 24 अणु पानी से मिलकर के बना हुआ है। दो या दो से अधिक यौगिक ये इसमें सम्मिलित है। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब कहता है योगात्मक यौगिक के प्रकार। योगात्मक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। पहला तो द्विक लवण। द्विक लवण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विक लवण आखिर होता क्या है। ऐसे यौगिक जो जल में घुलने पर अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, अर्थात विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं, उन्हें द्विक लवण कहते हैं। सिंपल सा, ऐसे योगात्मक यौगिक है। योगात्मक यौगिक क्या है, लेकिन ये क्या होते हैं, जल में जैसे ही हम इनको घुलने घुलने के लिए जल में डालते हैं तो ये क्या होते हैं, पूरी तरह से अपने आयनों में विघटित हो जाते हैं। ये नहीं, ये अपनी पहचान खो देते हैं कि ये वही यौगिक है या नहीं। जैसे मोहर लवण, पोटास एलम, फिटकिरी, कार्नेलाइट। ठीक, वो मोहर लवण का सूत्र FeSO4NH4 का होल ट्वाइस इनटू SO4 इनटू 6H2O। पोटास एलम फिटकिरी का सूत्र याद कर लीजिए, K2SO4 इंटू Al2SO4 को होल ट्वाइस इंटू 24H2O। ठीक, कार्नेलाइट KCl डॉट MgCl2 6 इंटू 6H2O, ये कार्नेलाइट है। ये सभी के सभी क्या है, द्विग लवण है। इनको आप यदि जल में डालोगे ये क्या होंगे, अपने आयनों में ऐसे विघटित होंगे कि इनकी पहचान अपने आप ये खो देते हैं कि ये यही चीज है कि नहीं। ठीक, तो सिंपल सा, यदि आप लोगों को द्विग लवण की परिभाषा याद करनी है तो सिंपल सा बता सकते हो कि ऐसे योगात्मक यौगिक जो जल में घुलने पर अपने पूर्णतः आयन में वियोजित हो जाते हैं, यानी वो क्या होते हैं, अपनी पहचान खो देते हैं। अब दूसरा है प्रकार में उपसय संयोग यौगिक, जिसे हम संकुल यौगिक के नाम से भी जानते हैं। ऐसे यौगिक जिन्हें जल में या किसी अन्य विलायक में घुलने पर अपने घटक आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, अर्थात अपनी पहचान बनाए रखते हैं, ऐसे यौगिक को उपसय संयोग यौगिक कहते हैं। ठीक, यानी जैसे हमने कहा योगा द्विक लवण क्या कहते हैं, द्विक लवण क्या होते हैं, योगात्मक यौगिक ऐसा यौगिक होता है जो जल में घुलने पर क्या होते हैं, अपने आयनों में विघटित होकर के अपनी पहचान खो देते हैं। लेकिन ये उपसंयोग यौगिक ऐसे यौगिक हैं जो जल में या किसी अन्य विलायक में घुलने पर ही अपनी पहचान बनाए रखते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, ये उपसंयोग यौगिक है। जैसे ये जल में हम घोलेंगे तो ये K4 अलग टूट जाएगा, या फिर CN का होल है 6 अलग टूट जाएगा। यानी तब तो भी हम बता सकते हैं कि ये इस चीज का है, यानी ये अपनी पहचान जल में घुलने के बाद भी बनाए रखते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन किसे कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी धातु परमाणु या आयन से लिगंड बंधे रहते हैं उसे केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। जैसे समझिएगा ये, यानी ये क्या है, Fe K4FeCN का होल थ्राइस होल 6, ये क्या है, K4FeCN, यानी F में इस तरह से आप लोग देखेंगे तो Fe में ये CN जो 6 CN है इस तरह से अटैच होते हैं, इस तरह से सॉरी अटैच होते हैं। तो जिससे मतलब जिससे लिगंड जुड़े होते हैं वो क्या कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। यानी केंद्रीय धातु परमाणु मध्य में उपस्थित होता है, उसके चारों ओर लिगंड उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं।
अब लिगैंड किसे कहते हैं? अब आखिर जिससे लिगैंड जुड़े होते हैं उस क्या क्या कहलाते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। अब लिगैंड के क्या कहलाते हैं? कोई भी धातु परमाणु या आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है उसे लिगैंड कहते हैं। यानी केंद्रीय धातु परमाणु हो गया, अब उसमें से अटैच होते हैं वो क्या होता है? केंद्रीय धातु परमाणु होता है। और लिगैंड क्या होता है? जो मतलब केंद्रीय धातु परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है वही क्या कहलाता है? लिगैंड कहलाता है। यानी समझिए कोई भी धातु परमाणु या आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है उसे लिगैंड कहते हैं। जैसे ये हमारा FCN क्या है? लिगैंड है। ये Fe को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, यानी 6 CN है तो 6 CN क्या करते हैं? Fe को अपना अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। आवेश के आधार पर लिगैंड के प्रकार। अब लिगैंड तो हमने जान लिया, अब लिगैंड के प्रकार। आवेश के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला धनावेशित लिगैंड। ऐसा लिगैंड जिस पर धन आवेश उपस्थित होता है उसे धन आवेशित लिगैंड कहते हैं। यानी हमारे पास जब देखने को मिलेगा जैसे NO पॉजिटिव है, Na2 पॉजिटिव है, HCO पॉजिटिव है, ये सब क्या है? धनात्मक लिगैंड है। इसमें कौन सा आवेश है? धन आवेश लिगैंड आवेश है, इसलिए ये धनात्मक लिगैंड कहलाते हैं। अब दूसरा आता है ऋणावेशित लिगैंड। ऐसा लिगैंड जिस पर ऋण आवेश उपस्थित होता है उसे ऋणावेशित लिगैंड कहते हैं। और तीसरा है उदासीन लिगैंड। ऐसा लिगैंड जिस पर कोई आवेश नहीं होता है उसे उदासीन लिगैंड कहते हैं। यानी आवेश के आधार पर लिगैंड के कितने प्रकार हुए? 3 प्रकार। पहला कौन सा? धनावेशित लिगैंड। जिन लिगैंड पर क्या होता है? धन आवेश उपस्थित होता है उसे धनावेशित लिगैंड कहते हैं। ऋणावेशित लिगैंड। ऐसा लिगैंड जिस पर क्या होता है? ऋण आवेश उत्पन्न होता है, मतलब ऋण आवेश उपस्थित होता है उसे ऋणावेशित लिगैंड कहते हैं। उदासीन लिगैंड। ऐसा लिगैंड जिस पर कोई आवेश नहीं होता उसे उदासीन लिगैंड कहते हैं। जैसे H2O हमारा हो गया, NH3 हो गया और PH3 हो गया, ये इन सब में क्या होता है? कोई भी आवेश नहीं होता, ये उदासीन होते हैं, इन्हें उदासीन लिगैंड कहते हैं। द्वितंतुर लिगैंड। ऐसा लिगैंड जिसमें दाता परमाणु होता है अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है। ठीक। अब बहुतंतुर लिगैंड। ऐसा लिगैंड जिसमें 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु होता है अर्थात 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है उसे बहुदंतुर लिगैंड कहते हैं। यानी द्विदंतुर लिगैंड किसे कहते हैं? जिसमें केवल 2 दाता परमाणु होते हैं। एक दंतुर लिगैंड किसे कहेंगे? जिसमें केवल एक दाता परमाणु होगा। और इसी तरह से बहुदंतुक लिगैंड जिसमें एक या एक से 2 या 2 से यानी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले परमाणु होंगे, वहां क्या होगा? बहुदंतुक लिगैंड हो। जैसे EDTA है, EDTA है तो EDTA में देख रहे होंगे ऑक्सीजन भी केंद्रीय धातु परमाणु का काम कर रहा है, नाइट्रोजन भी कर रहा है। इसी तरह से इसमें भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन सभी इलेक्ट्रॉन युग्म देने का काम कर रहे हैं, इसलिए इसमें बहुदंतुक लिगैंड है। अब आता है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट, जिन बच्चों को डर लगता है नामकरण करने पर तो उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो सबसे पहले उपसंयोगियों की IUPAC नामकरण करने के नियम हमें पता होना चाहिए, तब हम किसी भी IUPAC यौगिक का नाम यानी उपसंयोग यौगिक का नाम IUPAC में लिख सकते हैं। तो नियम पहला क्या कहता है? सबसे पहले कैटायन यानी धनायन का नाम, फिर एनायन ऋणायन का नाम। यानी नियम क्या कहता है? पहला ये उपसंयोग यौगिक का नाम लिखते समय सबसे पहले हम ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले धनायन का नाम लिखेंगे, उसके बाद ऋणायन का नाम लिखेंगे। नियम दूसरा कहता है समन्वय गोले के अंदर पहले लिगैंड फिर केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखते हैं। समन्वय गोला यानी समन्वय जो गोला होता है इस तरह से जिसके अंदर जो यौगिक होते हैं उसे समन्वय गोला कहते हैं। तो उसके अंदर लिगैंड होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है। तो सबसे पहले केंद्रीय लिगैंड का नाम फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे। ठीक। नियम तीसरा क्या कहता है? लिगैंडों के नाम वर्ण क्रम में लिखे जाते हैं जो संख्या दर्शाने पर यानी समझिएगा। यानी लिगैंड क्या होंगे? एक या एक से अधिक हैं, जैसे एक लिगैंड है, 2 लिगैंड है, तो उनको हम ABC क्रम में लिखेंगे। पहला A आता है, फिर B आता है, फिर C आता है। तो यानी ABC क्रम में हम क्या करेंगे?
उसका नाम लिखते चले जाएंगे। यदि संख्या क्या होता है, संख्या ज़्यादा होती है, जैसे 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, यदि 4 है तो ट्राई। यानी CN की संख्या 2 है तो क्या लिखेंगे, डाई साइनो, यदि 3 है तो ट्राई साइनो। ठीक। अब जैसे इसमें बता रहे हैं लिगेंडों के नाम बदले जाते हैं, जैसे NH3 एमीन का, H2O एक्वा, Cl का क्लोरो, Cn माइनस का साइनो, OS माइनस का हाइड्रोक्सो। नियम 5, लिगेंडों की संख्या बताने के लिए 2 डाई ट्राई ये सब ने हमने बता दिया है 100 तक, यानी जहाँ तक डेगा तक कर सकते हैं आप। ये नियम 6 क्या कहता है, केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीडेशन को रोमन अंक में कोष्टक में लिखेंगे। यानी फिर लिखेंगे जब ये सब इतना काम हो जाने के बाद केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या जो होगी वो रोमन अंक में हम लिखेंगे। नियम 7, यदि समन्वय गोला ऋणायनिक हो तो धातु के नाम के अंत में 8 लगाया जाता है। यानी ऋणायनिक वो जो समन्वय संख्या है वो है, समन्वय गोला है ये यदि ऋणात्मक है तो इसमें क्या लास्ट में हम क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे केंद्रीय धातु परमाणु में, जैसे फेरेट का क्यूप्रेट का और आर्जिनेट का। होता है संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या होता है, वेरी एमपी क्वेश्चन है, 100% पेपर में कई बार आया है। तो इस सिद्धांत को लाइनस पाउलिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार संकुल यौगिक के द्रव्यमान ज्यामिति तथा अनुचुंबकीय गुण को समझा जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु में उपसंयोजन संख्या के बराबर रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं। यानी सबसे पहले इस सिद्धांत को लाइनस पाउलिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस सिद्धांत को द्वारा यौगिक की त्रिमितीय ज्यामिति तथा अनुचुंबकीय गुण को समझा जा सकता है। ठीक, इस सिद्धांत के अनुसार पहला है, किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु में उपसंयोजन यौगिक संख्या के बराबर रिक्त कक्षक भी होते हैं। जैसे हम समझेंगे कि मान के चलिए जितने हैं उसमें केंद्रीय धातु परमाणु यानी 6 उपस्थित हैं, तो उसमें रिक्त ऑर्बिटल कितने होंगे, 6 उपस्थित होंगे। ये सिद्धांत पहले ये कहता है। अब दूसरा कहता है केंद्रीय धातु परमाणु में रिक्त कक्ष संकरित होकर समान कक्षा में समान ऊर्जा के नए संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। ठीक, केंद्रीय धातु परमाणु में जो रिक्त कक्ष संकरित होकर के समान कक्षा के नए ऊर्जा स्तर के नए ऊर्जा के नए संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। दूसरा तीसरा, केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त संकरित कक्षक लिगेंडों से भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके जिसमें सिग्मा बंध बनता है। चौथा देख लीजिए, प्रत्येक लिगेंड के पास कम से कम एक कक्ष होता है जिसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। यदि किसी संकुल के पास एक या अधिक युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो यह संकुल अनुचुंबकीय गुण दर्शाता है। यदि संकुल यौगिक में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तो संकुल यौगिक प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाता है। अब थोड़ा सा ये भी देख लीजिए संयोजकता आबंध के सिद्धांत की कमियां क्या क्या थी। इस सिद्धांत के द्वारा उपसंयोजक यौगिक को स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकी। इस सिद्धांत में केवल केंद्रीय धातु के कक्षकों पर बल दिया गया है, जबकि लिगेंडों के कक्षों की महत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है। ये इसकी कमियां हैं। यह उपसंयोजक यौगिकों के ऊष्मागतिकी और गतिक स्थायित्व की कोई भी मात्रात्मक व्याख्या नहीं करता। ठीक, इस तरह से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक, ये सब देख लीजिएगा, ये समझाया हुआ है बॉडी, यदि बढ़िया से आप लोग ऑफलाइन क्लास में देखते तो ये समझ में आता, थोड़ा सा कमी है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत देख लीजिए। क्रिस्टल क्षेत्र CFT क्या होता है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन एक बेचे तथा वान बेल्के ने किया था। यह सिद्धांत संकुल यौगिकों को निर्माण तथा उनके अनुचुंबकीय गुण से, ये सिद्धांत की यही चीज़ है। इसकी कमियां देख लेना, ये रहा कमियां, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिएगा इसको भी। अब द्विक लवण तथा संकुल लवण में अंतर। द्विक लवण क्या होता है और संकुल लवण क्या होता है। इनकी संरचना सरल होती है, इनकी संरचना जटिल होती है। ये जल में वियोजित होते हैं और संकुल लवण जल में वियोजित नहीं होते हैं। ये ठोस अवस्था में होते हैं, ये ठोस अवस्था में नहीं होते हैं। ठीक, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन इतने हो गए। तो आशा और उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। नहीं आए होंगे तो वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। यदि वीडियो को रिपीट नहीं कर पाते हैं
तो एक एक टॉपिक कमेंट कर दीजिएगा कि ये सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया, तो उस टॉपिक की मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ठीक है डियर, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को भी शेयर कीजिए ताकि थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए, क्योंकि ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आने की 100% संभावना है इन सब की। ठीक है, तो थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।